सत्तारूढ़ दल के लोग होते हैं तो क्या नतीजा निकलेगा। आज तक जितनी जेपीसी बनी है तो उन्होंने सभी पे सवाल उठा दिया जी। नहीं, जेपीसी से नतीजा नहीं निकलता है, ये सवाल तो उनका उनका ये जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत हद तक ठीक है। लेकिन अम्बरीश जी, जो टाइमिंग है और जैसा आपने भी इंडिकेट किया कि किस चैनल पे आ रहा है और कौन क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी देखिएगा। और वो जिस जिस जगह आया है उस पे स्वामित्व किसका, किस आदमी का है, वो अडानी का स्वामित्व है। उसमें तो कोई खुली बात है, उसमें तो कोई किसी को संदेह है नहीं। तो ये इंटरव्यू प्रायोजित है, इसमें तो किसी को संदेह नहीं। जो एबीसीबी अगर जो देख रहा है पत्रकारिता को या जो राजनीति को देख रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सवाल ये कि शरद पवार के इस बयान से विपक्षी एकता में खलल पड़ेगी। मुझे नहीं लगता, जैसे अनिल जी ने कहा, सही कहा, कोई नहीं करेगी, क्योंकि शरद पवार ने ये बयान दिया कि औचित्य नहीं है, अडानी के खिलाफ बोलना, गलत बोला गया है, ये इशू गलत उठाया गया है, जेपीसी की कोई बात नहीं, अगर कुछ है तो जांच बैठाई जा रही है। लेकिन उनकी पार्टी लगातार पिछले एक महीने से 20-25 दिन से जो है विपक्षी एकता के साथ रही है। और वो विपक्षी एकता, जो चाहे वो राजपथ की ओर मार्च हो, चाहे वो राजपथ पे हो, चाहे वो बाइकाट हो, चाहे गांधी जी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन हो, वो किस इशू को लेके था? अडानी के इशू को लेके था। अडानी के इशू पे जेपीसी बैठाने की मांग को था। आप इसको इसी तरह लें जिस तरह की मोइत्रा लगातार बोल रही हैं अडानी के खिलाफ, लेकिन ममता नहीं बोल रही है। अब उन्होंने विपक्षी एकता की बात की है, कल परसों किया उन्होंने, लेकिन अभी तक वो एकदम चुप थे। यहां तक बोल दी कि विपक्षी एकता नहीं होगी, कांग्रेस के साथ नहीं होगी, जहां वो पूर्णिया में बैठक हुई थी उसके बाद। तो मैं दो डिस्कस निकाल रहा हूँ कि एक तो ये तो प्रायोजित है और शरद पवार जी किसी दबाव के तहत, क्योंकि दबाव है उनके पर, अडानी उनके पुराने दोस्त रहे हैं। अडानी के साथ उनकी 2014 में या जब महाराष्ट्र की सरकार बन रही थी तो ये भी माना जा रहा था कि अडानी का दबाव अडानी चाहते हैं, और शरद पवार के आगे के खेल को लेके हो भी रहा था कि कहीं वो बीजेपी के साथ ना जाए। लेकिन जब सरकार भी टूटी तो उसके बाद भी हो रहा था, लेकिन शरद पवार जी नहीं गए। और आप ये देखिए, विपक्षी एकता जो इस मुकाम तक पहुंची है, उसमें ममता, आप, केजरीवाल या किसी और पार्टी का उतना रोल नहीं रहा, शरद पवार का रोल रहा। शरद पवार के यहाँ लोग गए थे, ममता भी गई थी और लोग भी गए थे, केजरीवाल भी गए थे, नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी विपक्षी एकता के लिए। ये वह शरद पवार जो उन्होंने बना किया, इससे 2 साल से बना कर रहे हैं। इसलिए उनके बयान को हम विपक्षी एकता से नहीं जोड़ देते। देखिए, एक चीज और अभी देखिए आई है, शरद पवार की पार्टी में देखिए आप, शरद पवार ने अपनी मीटिंग बुलाई थी 23 मार्च को ईवीएम के खिलाफ। सारे विपक्षी पार्टियों को बुलाई थी कि ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम से जो है वो मतगणना नहीं हो सकती ठीक से। लेकिन कल अजीत पवार का बयान, कल अजीत पवार का बयान आया, उनके मतलब एकदम बहुत ही वरिष्ठ नेता एनसीपी के, उनके भतीजे भी, कि ईवीएम पे मसला उठाना गलत है। ये ईवीएम पर मसला अगर ऐसा होता तो प्रदेश में कैसी विपक्षी सरकार बनती। ये वही मसला उठाते हैं, वही मुद्दा उठाते हैं जो कि हार जाते। इतना बड़ा, इतना कड़ा बयान शरद पवार। तो आप इन बिटवीन लाइन देखेंगे अम्बरीश जी, तो आपको ये भी पता चलेगा इस तरह के बयान जो आ रहे हैं, मतलब बीजेपी पूरी तरह से खेल खेल रही है और बीजेपी हर तरह से प्रयास कर रही है। चाहे वो ममता का बयान हो, चाहे वो अजीत पवार का बयान हो, चाहे वो शरद पवार का बयान हो, और ये खेल चलेगा अभी तक। लेकिन मेरा मानना है कि अब सारी पार्टियों ने मन बना लिया है, विपक्षी पार्टियों ने, कि वो लड़ेंगी, एक साथ लड़ेंगी। चुनाव में कैसे होगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन अभी अडानी के मुद्दे पे सरकार के खिलाफ वो एक है, उससे बयान से कहीं नहीं। बयान के परिस्थितियां हैं, बयान प्रायोजित है, बयान वो है, इसलिए शरद पवार। लेकिन ये तो अफसोस आप करेंगे कि इस मौके पर शरद पवार कोई छोटे मोटे तो नेता नहीं, अजीत पवार तो एक बार टाल भी सकते हैं। इवन मैं कहता हूं ममता बनर्जी और केजरीवाल को मैं एक बार टाल सकता हूं, लेकिन शरद पवार, आप कहिए तो इस समय देश के सबसे वरिष्ठ और सबसे सीनियर और सबसे बड़े स्टालवर्ट है राजनीति के।
इसलिए उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो इस तरह ज्ञानी होंगे पर दबाव बहुत बड़ा काम कर रहा था।